हर लेट बोलने वाले बच्चा ऑटिस्टिक नहीं हो। तो हर लेट बोलने वाला बच्चा ऑटिस्टिक हो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जो कार है उनके सिर्फ व्हील्स देखता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को सिर्फ एक ही तरीके से लगा रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है, साइड गेजिंग कर रहा है, फैंस को ऑन ऑफ कर रहा है या फैंस को कंटिन्यूअस देख रहा है, इज गोइंग टुवर्ड्स। तो एक बच्ची आई थी, शी वॉज 3 years old और पेरेंट्स का कंसर्न ये था कि अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जब मैं बच्चे के साथ टाइम बिता रहा था, खेलते खेलते बच्चे ने अपना निकनेम बोला। ओह, अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, उनके भी माइलस्टोन बहुत डिलेड थे। बताते हैं कि वो 3 साल तक उनकी स्पीच ही डेवलप नहीं हुई थी। आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, इसका भी प्रभाव उनके ब्रेन पे कैसे पड़ रहा है, उनके माइलस्टोन्स पे कैसे पड़ रहा है। मोबाइल पे बच्चे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वहां से उनको फास्ट विजुअल्स मिल रहे हैं। जब हम लोग फोन पे है तो हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से कट जाते हैं। सबसे पहले स्क्रीन हटानी चाहिए। जो स्पीच डिलेज आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोन की वजह से है। अपनी सोसाइटी की बालकनी में खड़ा हो जाओ, 10 में से 9 बच्चे अपना स्कूल बैग पेरेंट्स के हाथ में देके रखते हैं और वो खाली चल रहे हैं। तो बच्चों को उनका काम करने दीजिए, खेलने दीजिए, और जितना वो खेलेगा उतना ही वो डेवलप करेगा। आज हर दूसरा पेरेंट एक डर के साथ जी रहा है, मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं। गूगल कुछ कहता है, रील्स कुछ कहती हैं। आज हम मिथ नहीं, ट्रुथ की बात करेंगे। ADHD, ऑटिज्म, मोबाइल एडिक्शन, थेरेपी नहीं, सॉल्यूशन। ये एपिसोड उस हर पेरेंट के लिए है जिसके बच्चे छोटे हैं। ये एपिसोड उस हर पेरेंट को देखना चाहिए जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाय, मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं एक होलिस्टिक एक्सपर्ट हूँ। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर मोहित से। डॉक्टर मोहित, आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। कब से आप इस फील्ड में काम कर सर रहे हैं? मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ 2009 से। हाँ। और मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है गिफ्टेड माइंड्स मिनाश, हाँ। उसको रन हम लोग कर रहे हैं सिंस 2017 से। और हाँ। करेंटली हम लोग 2 लोकेशंस पे हैं। फर्स्ट इज नोएडा सेक्टर 51 और दूसरा है परी चौक ग्रेटर नोएडा। हाँ। इसके अलावा आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद फ्यू अदर सेंटर्स, लाइक पीलीभीत में एक सेंटर है उद्गम, रायपुर में छत्तीसगढ़ में एक सेंटर है द लिटिल सीड्स, अजमेर में एक सेंटर है, देन वेरी सून एक जयपुर में एक और सेंटर हम लोग स्टार्ट करने वाले विद कोलैबोरेशन टू अ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रेरणा। ओके। आज हर पेरेंट गूगल पर सर्च कर रहा है कि क्या मेरा बच्चा नॉर्मल है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, गूगल जो है वो इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन गूगल पे अपने बच्चे के बारे में एक सर्च करना कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि सही नहीं है। बिकॉज गूगल आपके बच्चे का जो एग्जैक्ट कह सकते हैं हम लोग की एग्जैक्ट पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ स्पीच या इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, वो नहीं बताता। गूगल आपको बताएगा कि इस एज में इस बच्चे में इतना डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, बट वो होता है एक नॉर्मल डेवलपमेंट हम लोग कहें। बट कई बार बच्चों में कुछ डिलेज होते हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल। 1 महीना 2 महीने का अगर डिले चल रहा है विच इज़ एक्सेप्टेबल, बट गूगल की ही बात को सच मान लेना ये हमेशा सही नहीं हो सकता। सही ये होगा कि अगर पेरेंट को लग रहा है कि मेरे बच्चे में डिलेज आ रहे हैं तो एक प्रोफेशनल से मिले। सबसे पहली चीज़, प्रोफेशनल के साथ अपने सारे व्यूज़ शेयर करें कि पहले मेरा बच्चा ये करता था। मैं मान लेता हूँ कि पेरेंट्स सर्च कर रहे हैं स्पीच डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड ऑफ 3 years ऑफ एज, तो 3 साल का बच्चा बहुत कुछ बोलता है, कुछ कुछ रिपोर्टिंग करने लग जाता है, 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंस फ्रेम करने लग जाता है। अगर इससे भी पहले की बात करें तो कुछ फाउंडेशन स्किल्स होते हैं, जैसे स्पीच से पहले बच्चा, स्पीच हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से पहले बच्चा सीखता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे पॉइंटिंग हो गया, जेस्चर्स के थ्रू बात करना हो गया। अगर उसको कुछ चाहिए तो पेरेंट्स का हाथ पकड़ के लेके जाना हो गया। सूसू आई है, पॉटी आई है, तो वर्बल नहीं है बट इशारों से पेरेंट्स को ये समझाना। बट पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा बच्चा बोले, और उसी एक्सपेक्टेशन में कई बार क्या होता है, जो इनिशियल फाउंडेशन स्किल्स है ये पेरेंट्स नोट नहीं कर पाते। अगर इनको पेरेंट्स ऑब्जर्व करें कि मेरे बच्चे में पॉइंटिंग आई है या नहीं आई है, बैबलिंग आई है या नहीं आई है, वो जेस्चर के थ्रू मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर पा रहा है, तो ये अगर वो पकड़ लें तो थेरेपीज और जल्दी स्टार्ट हो सकती है और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत पेस पे आगे बढ़ सकता है। ओके। सो पेरेंट्स को रेदर देन स्पीच, जो कि कम्युनिकेशन का तरीका है नो डाउट, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे पहले फोकस करना चाहिए रेदर देन वर्बल कम्युनिकेशन।
मतलब आपका कहने का मतलब हर लेट बोलने वाले बच्चा अकाउस्टिक नहीं होता, ऑटिस्टिक नहीं होता हम लोग 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्पीच डिले और दूसरा ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो हर लेट बोलने वाला बच्चा ऑटिस्टिक हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डायग्नोसिस किसी बच्चे को मिलेगा जब उसके 3 डेवलपमेंटल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम निकलेंगे। पहला सोशल कम्युनिकेशन डिलेज़ हो, दूसरा बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो और तीसरा रिपिटेटिव बिहेवियर्स हो। रिपिटेटिव बिहेवियर से मेरा मतलब ये हो गया कि बच्चा चीज़ों को लाइन से लगाता है या जो कार है उनके सिर्फ व्हील्स देखता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स को सिर्फ एक ही तरीके से लगा रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है, साइड गेजिंग कर रहा है, फैन्स को ऑन ऑफ कर रहा है या फैन्स को कंटिन्यूअस देख रहा है। तो ये हो गए रिपिटेटिव बिहेवियर्स। इन तीनों एरियाज में जब डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ओटी हम लोग जब डिलेस देखते हैं, देन वी कैन से कि बच्चा इज गोइंग टुवर्ड्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बट ऑटिस्टिक है या नहीं, इसके लिए फिर अलग असेसमेंट्स होते हैं जो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस करेंगे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेंगे। पहला साइन क्या होता है जब पता चलता है कि बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है? सोशल स्माइल और आई कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये वो पहले साइंस हैं जो सबसे पहले पेरेंट्स को देखने चाहिए। वो इसलिए कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तब हम लोग उसके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शंस बहुत करते हैं। पीकाबू खेल रहे हैं, रैटल्स है तो वो उसके फेस के पास लाके कर रहे हैं या गिगल करने का ट्राई कर रहे हैं, टिकलिंग करने का ट्राई कर रहे हैं और बच्चा में आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है। तब वो पहला ऐसा साइन हो गया जो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हाँ कुछ तो डिलेज है कि मेरा बच्चा, मैं इतना उसके साथ खेलने का ट्राई कर रहा हूँ, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट वो मुझे अटेंड नहीं कर रहा है। तो सोशल स्माइल और आई कॉन्टैक्ट ये 2 सबसे पहले नोटिसेबल फीचर्स है। रील्स मिथ फैला रही हैं कि बच्चा अगर 2 साल तक बोल नहीं रहा है, एक बहुत डेंजरस मिथ्स हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए? देखिए, अगर मैं बात करूँ यूट्यूब शॉर्ट्स की या इंस्टा रील्स की, तो ये जो शॉर्ट्स हैं या रील्स हैं ये अप टू आई थिंक 30-40 सेकंड्स के होते हैं और 30-40 सेकंड्स में इन सबका सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा है कि आपको वही लाइन पकड़नी है जो वायरल होगी। हम भी शूट कर रहे हैं, हम लोग भी वही रील दिखाएंगे जो चांस हो के वायरल हो जाए। तो 30 सेकंड्स की रील से किसी बच्चे के बिहेवियर को समझ पाना पॉसिबल नहीं है और हम लोग सिर्फ रील देखते हैं, उसके नीचे का जो फुल पॉडकास्ट होता है उसको अवॉइड कर जाते हैं बिकॉज वो 1-1 डेढ़ घंटे के होते हैं। इतना टेंशन ना मेरा बच्चा है ना आपका बच्चा है कि हम लोग एक पॉडकास्ट 1-1.5 घंटे का एक बार में देखें। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो कई बार मिस हो जाती है और इसमें कई बार तो पेरेंट अवेयर होते हैं कि ठीक है समझ में आ रहा है कि डिलेज है, बट कई बार ये पैनिक क्रिएट करता है और पैनिक क्रिएट से क्या होता है, हर छोटे से छोटे डिले को भी पेरेंट ऑटिज्म या किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ घुमाना शुरू कर देते हैं। या तो वो उसको एज अ पैनिक में चले जाएंगे या फिर कई बार पेरेंट उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पेरेंट पैनिक में जाएंगे या इग्नोर कर देंगे। क्योंकि जब आप इंस्टा पे कुछ भी ढूंढते हैं तो आपको बार बार सजेशंस में से या फीड्स में वही चीजें दिखाते। आपका कहने का मतलब है कि ये आधी अधूरी नॉलेज है, इससे अवेयरनेस तो नहीं बढ़ रही है लेकिन पैनिक जरूर बढ़ रहा है। अवेयरनेस बढ़ रही है, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूट्यूब शॉर्ट से या इंस्टा रील से अवेयरनेस नहीं बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैनिक भी क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स में। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों के पास आने लगे। जैसे मैं अगर बात करूं लॉकडाउन के जस्ट बाद की, तो एक बच्ची आई थी, शी वॉज 3 years old और पेरेंट्स का कंसर्न ये था कि सर हमें स्कूल में बोला जा रहा है कि अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करती है। हमने गूगल किया तो हमें पता लगा कि ये ऑटिज्म का एक फीचर होता है कि बच्चा नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब एज अ थेरेपिस्ट मैं जितने असेसमेंट टूल्स यूज कर सकता था मैंने किए। मैंने सेंसरी चेकलिस्ट करी, मैंने प्ले डेवलपमेंट चेक किया, स्पीच एंड लैंग्वेज का अपना जितना मैं कर सकता था एज अ थेरेपिस्ट मैंने वो चेक किया। मुझे कहीं पे डिलेज समझ में नहीं आई। बट मैं जब भी बच्चे को नाम से बुला रहा हूँ, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उस सेशन के बीच में हम लोग तकरीबन बच्चे 1 घंटा बिताते हैं और फिर आधा पौना घंटा पेरेंट के साथ बिताते हैं, फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। जब मैं बच्चे के साथ टाइम बिता रहा था तब एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट सिर्फ एक चीज था कि बच्चा नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बच्चे के साथ टाइम बिताने के बाद मैं पेरेंट के साथ बैठा और हम लोग बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। खेलते खेलते बच्चे ने अपना निकनेम बोला और निकनेम मेरे को सुनाई देगा बिकॉज मैं ऑब्जर्व कर रहा था उस टाइम। तब मैंने पेरेंट्स से पूछा कि इनका रियल नेम क्या है। पेरेंट्स ने मुझे स्कूल का नाम बताया जो रियल नेम स्कूल में लिखवाया गया, लेकिन बच्चे ने अपना पेट नेम बोला जिन पे घर पे बुलाया गया। तब पेरेंट्स ने बोला सर 3 साल की हो गई है,
मैक्सिमम टाइम हमने इसको इसके पेट नेम से ही बुलाया है। अब स्कूल में जाते ही वो नाम हो गया चेंज। स्कूल वालों को पेट नेम पता नहीं, उनको रियल नेम पता है। तो जब आपका नाम दिव्या भारती है, तो अगर मैं आपको किसी और नाम से बुलाऊं तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सेम उस बच्ची के साथ हुआ। तो वहां पे हमें फिर स्पीच थेरेपी या ओटी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। सिर्फ ये हम लोगों ने चेंज किया कि उनको उनके नाम की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो घर पे ही आराम से हो जाएगा, उसके थेरेपी जाने की जरूरत नहीं। तो एक छोटी सी चीज थी कि रियल नेम और पेट नेम, बस। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके माइलस्टोन्स बहुत डिलेड थे, बट उन्होंने अपने जीवन में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट। राइट। आप एक दो लोगों के बारे में बताइए जी। मेरे सेंटर के बच्चे या एक नहीं, एक नॉर्मल? जनरल नॉर्मल जो बहुत महान। मैं ग्लोबल न्यूरो डेवलपमेंटल रोल मॉडल की अगर बात करूं, सबसे पहले जो नाम हम लोग लेते हैं वो है टेम्पल ग्रैंडिन का। टेम्पल ग्रैंडिन शी वाज ऑटिस्टिक, बट अभी बहुत फेमस है, एडवोकेट है इन द टर्म्स ऑफ ऑटिज्म के लिए, बहुत एडवोकेसी वो करती है। वो इस मुकाम तक पहुंची क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, उसके ऊपर काम किया, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के उसको और स्ट्रेंथन किया, रेदर देन अपनी वीकनेस को दिखाया। अब इंडिया में अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं तो हर पेरेंट को अपने बच्चे की वीकनेस पहले दिखती है कि सर मेरा बच्चा बैठता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं देता है, मेरी बातें नहीं सुनता, अपने नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। इन सब में वो ये भूल जाते हैं कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एक ये अलग तरीके की ब्रेन की वायरिंग है, जिसमें इन्हीं ऑटिस्टिक बच्चों का जो ब्रेन की एबिलिटीज है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे उनका विजुअल प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक बार किसी चीज को देख लेंगे तो वो छप जाते हैं दिमाग में। उनका पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है, स्ट्रांग इंटरेस्ट होता है किसी भी एक चीज को लेकर के। तो ये जो कुछ चीजें हैं, इनको अगर हम लोग अर्ली थेरेपीज के थ्रू स्ट्रेंथन कर पाए, अर्ली इंटरवेंशन थेरेपीज के थ्रू इनको अगर स्ट्रेंथन कर पाए, तो हो सकता है कि अभी हम लोग जब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो किसी स्कूल में एक बच्चा होगा जो व्हील्स के साथ खेल रहा होगा या टॉवर की लाइनिंग बना रहा होगा, वो अगला टेम्पल ग्रैंडिन बन जाए। बिल्कुल। बट हमें कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पेरेंट्स को चाहिए मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। नो डाउट, आई थिंक एज अ पेरेंट मेरी भी एक्सपेक्टेशन हो कि मेरे बच्चे में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मल हो जाए। बट नॉर्मल होने के साथ साथ मुझे ये भी देखना होगा कि मेरे बच्चे का जो सेंसरी सिस्टम है, बच्चा उसको रेगुलेट करना सीख जाए, बच्चा सोशल होना सीखे, बच्चा कम्युनिकेट करना सीखे, और बच्चा अपनी जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज है उनको इंडिपेंडेंट करना सीखे। अगर हम लोग इन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे तो नो डाउट हर बच्चा इंडिपेंडेंट होता जाएगा, और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि इंडिपेंडेंसी ही नॉर्मल होने की तरफ का पहला स्टेप होता है। ऐसे पेरेंट्स के लिए एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, उनके भी माइलस्टोन बहुत डिलेड थे। बताते हैं कि वो 3 साल तक उनकी स्पीच ही डेवलप नहीं हुई थी। इसके बाद जब उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया तो आप दुनिया जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को। आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है बच्चों का, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इसका भी प्रभाव उनके ब्रेन पे कैसे पड़ रहा है, उनके माइलस्टोन्स पे कैसे पड़ रहा है? ओके, सो मोबाइल कहीं ना कहीं बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को हैम्पर करता है, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि 0 से 3 साल ये वो एज है जब बच्चे का ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप करता है बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन को जितनी भी आप इंफॉर्मेशन देंगे वो खाली बकेट है, जितना सामान डालेंगे वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन मोबाइल देने से क्या हो रहा है, मोबाइल पे बच्चे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वहाँ से उनको फास्ट विजुअल्स मिल रहे हैं, हर चीज़ 30-40 सेकेंड्स में वो लोग देख रहे हैं, तो उनका शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो जाता है। तो और जब हम लोग फ़ोन पे है तो हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से कट जाते हैं। यस। अगर आप भी अपने फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं सैटरडे संडे जब मेरा ऑफ होता है तो मैं आई एम अ गेम, मैं गेम्स खेलता हूँ। तो जब आप गेम्स खेलते हैं मैं दुनिया से कट जाता हूँ। उस टाइम मुझे ऑडिटरी भी अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो हो सकता है मैं देर से रिस्पॉन्ड करूँ। अब क्योंकि फ़ोन मेरे इतना पास है तो मेरे को इधर उधर का कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जब 3 साल का या 3 साल तक का बच्चा फ़ोन पे इतना एंगेज्ड हो जाता है तो उसकी बाकी सेंसेस जो है वो अंडर रिस्पॉन्स में चले जाते हैं, और यही अंडर रिस्पॉन्सिव की वजह से उनके बाकी जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं, जो सोशल माइलस्टोन्स हैं, वो हैम्पर शुरू हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे हमें 0 से 3 साल
या अर्ली स्टेज जो है डेवलपमेंट की, यहाँ पे बच्चे को चाहिए होता है फेस टू फेस प्ले, पेरेंट के साथ रियल इंटरेक्शन, फ्लोर के ऊपर खेलना, पेरेंट के साथ में टर्न टेकिंग वाले गेम्स खेलना, या सेंसरी प्ले हम लोग बहुत कहते हैं पेरेंट्स को खेलने के लिए, सेंसरी प्ले खेलना, पार्क में जाके खेलना, बिकॉज पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे सेंसरी इक्विपमेंट्स है, चाहे आप मेरी गो राउंड बोले, स्विंग्स बोले, स्लाइड्स बोले, मंकी लैडर बोले, बहुत सारे सेंसरी टूल्स वहाँ पे हैं। तो हम लोग पेरेंट्स को तो ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा इवन बड़ा भी है तो ट्राई करिए डेली उसका पार्क का एटलीस्ट 1 आवर का टाइम रखिए, सो दैट उसको वो सेंसरी इंफॉर्मेशन मिले जो डिलेज जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियरल चैलेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। जैसे बहुत अर्ली एज में बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, वो कुछ भी समझते नहीं, बस वो स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन। तो बहुत अर्ली एज में जो बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हो जाता है, उसके लिए कुछ एक्टिव इंटरवेंशन है आपके तरफ से? अगर हम लोग बात करें, लाइक हम लोग जब असेसमेंट में पेरेंट्स बैठते हैं तो आई थिंक सारे थेरेपिस्ट एक क्वेश्चन आज के डेट में पूछते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वी हैव किड्स जिनके पेरेंट्स ने ये बोला है कि सर ये 8-8 10-10 घंटे तक फ़ोन पे रहता था एट द एज ऑफ 10 मंथ्स टू 12 मंथ। तो जिस एज में बच्चे को रियल इंटरेक्शन चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, जब बच्चा घोड़ा बन के चलना शुरू हो रहा है 8-9 महीने पे, और वो चलना शुरू कर रहा है, चल के अपने पेरेंट्स के पास आ रहा है, दादा-दादी के पास जा रहा है, उस एज में हमने उनको फ़ोन दे दिया, जिसकी वजह से वो रियल इंटरेक्शंस अब नहीं कर रहे। तो जब रियल इंटरेक्शन नहीं कर रहे, तो आपका जो हम लोग कहेंगे एक्टिव लर्निंग जो है वो हैम्पर होना शुरू हो गया, और जब ये लर्निंग हैम्पर होनी शुरू हो गई तो ऑब्वियसली आपके सारे माइलस्टोन डिले शुरू हो जाते हैं। आजकल जो वर्किंग वुमेन है ना, वो भी मोबाइल बच्चों को दे देती है कि उनका बच्चा बहला रहता है। राइट, कह सकते हैं वो टाइम की भी नीड है, लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम है ना, ये पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मॉनिटर करना चाहिए। इसके लिए मैं जितने पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं उनको एक बहुत सिंपल सा रूल कहता हूँ, 0 to 3 ईयर नो मोबाइल फोन। जितना बच सकते हैं बचिए, 0 to 3। आफ्टर 3 आप दीजिए, स्ट्रक्चर्ड रखिए, इतनी ही देर के लिए मिलेगा, और इसको मॉनिटर करिए कि बच्चा खेल रहा है या नहीं, बच्चा मोबाइल पे देख क्या रहा है। और अगर लग रहा है कि मोबाइल पे देखते देखते वो ओवरवेल्म हो जा रहा है और सबसे कटना शुरू हो रहा है, उसी टाइम पे वो फोन हट जाना चाहिए। उस समय काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं पेरेंट्स को। कुछ बच्चे बड़े शरारती होते हैं, और शरारती बच्चों में और एडीएचडी में कहाँ कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं? 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स आपने बोले, पहला शरारती बच्चा, दूसरा एडीएचडी बच्चा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले शरारती बच्चा समझते हैं। शरारती बच्चा होगा जो हर सिचुएशन में सेम बिहेव नहीं करेगा। स्कूल में उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा, घर में उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। घर पे हो सकता है वो हाइपर एक्टिविटी शो करें, स्कूल में ना करें, बिकॉज स्कूल में एक स्ट्रक्चर है, आना है, अपना बैग क्लास के अंदर रखना है, देन आपको प्लेग्राउंड में जाना है, वहाँ पे प्रेयर होगी, फिर आपको क्लास में आना है, देन टीचर्स आएंगे, तो एक स्ट्रक्चर है। घर पे वो स्ट्रक्चर सिस्टम मिसिंग है। आप आए, अपने बैग कहीं फेंका, अपने जूते कहीं फेंके, चप्पल कहीं फेंकी, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, फिर और आपको घर पे आने के बाद बच्चे को करना क्या है वो नहीं पता। स्कूल में उसको पता है क्या करना है। तो एक तो ये स्कूल और घर का बिहेवियर अलग हो जाएगा, प्लस अगर हम लोग शरारती बच्चे को थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि नहीं आपको ये करना ही करना है, तो वो अपने आप को कंट्रोल करके उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर वहीं हम लोग बात करें एडीएचडी बच्चे की, तो एडीएचडी में अगर एडीएचडी को फुल फॉर्म करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये 3 चीजें बहुत कॉमन मिलेंगी। पहला इनअटेंशन, किसी भी चीज में अटेंशन का बहुत लंबा ना होना, हाइपर एक्टिविटी, एक्सेसिव मूवमेंट, और इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी कि वो बीच में आप और मैं बात कर रहे हैं, बीच में आकर के बोलना, या किसी भी काम को छोड़ के किसी और काम में लग जाना, तो उसको हम लोग इम्पल्सिविटी बोलेंगे। सो एडीएचडी वाले बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनका बिहेवियर स्कूल में भी सेम रहेगा, घर पे भी सेम रहेगा। ओके, बिकॉज प्रॉब्लम उनकी बॉडी की एक्स्ट्रा मूवमेंट है, जो ब्रेन को मूवमेंट चाहिए, तो वो घर पे भी सेम होंगे, स्कूल में भी सेम होंगे। उनके लिए किसी भी टास्क को पूरा कर पाना, अनलेस आप स्ट्रिक्टली भी उनको बोलेंगे, तो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ब्रेन की वायरिंग अलग तरीके से है।
तो ये दोनों चीजें हो गई शरारती बच्चे में और एडीएचडी बच्चे में। ओके। कोई बच्चा जैसे बहुत लेट बोल रहा है या बिल्कुल कम बोल रहा है, तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज, उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले स्क्रीन हटानी चाहिए। जब तक वो स्क्रीन नहीं हटेगी तब तक बच्चा आपके साथ नहीं आएगा। राइट, बिकॉज मैं अगर मान लो अभी आप मेरे क्लिनिक में हैं और आपका बच्चा अंदर थेरेपीज ले रहा है और आप वेटिंग लॉन्ज में वेट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स फोन निकाल के फोन के ऊपर होते हैं, बट अगर हम लोग सबका फोन ले लें तो वो बात करेंगे। राइट, तो बच्चे के साथ भी यही चीज है, अगर आप उनसे फोन लेंगे तो वो ऑब्वियसली फिर आपके पास आएंगे। अब एज अ पेरेंट हमारा रोल ये होगा कि जब वो मेरे पास आ रहे हैं तो रेदर देन मैं फोन पे लग जाऊं, मैं भी उनको अटेंड करूं। वहां पे अटेंड करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। और अगर किसी बच्चे में जो स्पीच डिलेज आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोन की वजह से हैं, और तो वहां पे हमने ये भी देखा है कि फोन हटाते ही बच्चे के बिहेवियर में एक सडन ड्रास्टिक चेंज आना शुरू करता है, वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है अपने एनवायरनमेंट को, स्पीच और बेटर तरीके से आनी शुरू होती है। और ये सिर्फ फोन हटाने से हो जाता है, थेरेपिस्ट तो भी आई स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मतलब फ़ोन एक बहुत बड़ा कल्प्रिट की तरह बहुत बड़ा कल्प्रिट है, बहुत बड़ा। मतलब इससे जो है माइलस्टोन्स नॉर्मल होते हैं, बट फ़ोन के कारण वो डिलेड दिखते हैं, है ना? स्पीच डिलेड होती है, उसके स्पीच डिले होंगे बच्चे के, अटेंशन डिले होगा, सोशल कम्युनिकेशन डिले होगा, प्ले डेवलपमेंट डिले होगा, बच्चे का जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो डेवलप नहीं होंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट वीक एक नए बच्चे का हम लोगों ने असेसमेंट किया। शी इज 5 years ओल्ड गर्ल। पापा ने मेरे को बोला सर इसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा well, ऐसे पूछा कैसे? कहते सर हम दोनों मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, तो उसमें बो एंड एरो है, उससे बलून्स को फोड़ना है, तो ये उतना ही स्ट्रेच करती है जितना इसको करना होता है और मेरे से ज्यादा स्कोर करती है। मैंने कहा सर ठीक है आइए। हम लोग उनको अपना जो मेरा ओटी का हॉल है उसमें लेके गए, मैंने बच्चे को बो एंड एरो दिया। वो बच्चा बो एंड एरो को कैसे लगाना है उससे वो नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज जब आप फोन पे खेल रहे हैं आपने सिर्फ स्ट्रेच करना है, छोड़ना है, सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन जब आप बो एंड एरो को लगा रहे हैं फिजिकली, जब उस पे कर रहे हैं, जब आपको एक हाथ में बो पकड़ना है, एक में एरो पकड़ना है, फिर उसको आप पकड़ेंगे, लगाएंगे, इस थंब से एरो को, इस फिंगर से एरो को रोकेंगे, फिर आप उसको खींचेंगे, आप एक प्रेशर लगाएंगे ताकि आप ये समझ पाइए कितना दूर तक मुझे भेजना है, फिर आप रिलीज करेंगे। ये है एक बो एंड एरो का पूरा प्रोसेस, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग भी चाहिए, थिंकिंग भी चाहिए, बिल्कुल। और आपके सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। ये सब फोन गेम्स में नहीं है। स्पीच थेरेपी को थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाइए क्योंकि आम आदमी इसको समझ सके। ओके, देखिए स्पीच थेरेपी को हम लोग कहते हैं, या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो थेरेपी जिससे हम लोग बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट लेकर के आते हैं। अब स्पीच ही इकलौता चीज नहीं है, स्पीच से पहले कुछ चीजें आती हैं जिनको हम लोग बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और स्पीच को मैं अगर बोलूँ तो स्पीच कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं। कम्युनिकेशन दो तरीके के हो गए, एक हो गया रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे कोई भी बच्चा है या आप और मैं है, हम लोग इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, इस पे फिर आप एक्ट करेंगे। ये हो गया रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, जब आप रिसीविंग एंड पे। एक हो गया एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं नीड्स। तो स्पीच थेरेपिस्ट का काम हो गया वो इन दोनों पे ही काम करता है। ओके। एज अ पेरेंट हमें चाहिए कि बच्चा बोल जाए, मैंने स्पीच थेरेपी स्टार्ट करी, कल से बच्चा बोल जाए, बट ये ऐसे नहीं होता है। पहले कोई भी थेरेपिस्ट होगा वो बच्चे के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेगा। ओके। पहले वो बच्चे के रिसेप्टिव एबिलिटीज को बढ़ाएगा, क्योंकि जब वो बढ़ेंगे, जब बच्चा रिसीव करेगा तभी एक्सप्रेस करेगा। यस। तो स्पीच थेरेपिस्ट का पहला काम हो जाता है कि रिसेप्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना। जैसे जैसे रिसेप्टिव कम्युनिकेशन आने शुरू होंगे देन हम लोग एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया स्पीच थेरेपी। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, स्पीच थेरेपी कब स्टार्ट की जाती है? किस एज में स्पीच थेरेपी के लिए बच्चा होता है? अब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पेरेंट्स स्पीच का वेट करते हैं और वो बेसिक फाउंडेशन स्किल्स को मिस कर देते हैं। बेसिक फाउंडेशन स्किल जो पॉइंटिंग हो गया, बैबलिंग हो गया, बच्चे का हाथ पकड़ के लेके जाना हो गया, सुसु पॉटी आई है तो उसको नॉन वर्बली जेस्चर्स के थ्रू बच्चा कोना पकड़ लेता है या पेंट को उतारने लग जाता है। ये चीज़ें अगर बच्चा नॉन वर्बली भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये पहला साइन होता है जो स्पीच स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके। अगर बच्चे की 10 मंथ
का हो गया है और उसकी पॉइंटिंग नहीं आई है, बैबलिंग नहीं है, ये पहला साइन है जब स्पीच स्टार्ट करनी Okay. चाहिए। अगर बच्चा 18 महीने से 24 महीने का है और वो सिंगल वर्ड्स यूज नहीं कर पा रहा है, ये दूसरा साइन है जब स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर बच्चे के सारे माइलस्टोन्स नॉर्मल है और ऐसा भी होता है कि बच्चा 18 महीने या 2 साल तक बिल्कुल नॉर्मली डेवलप कर रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो मेडिकल रीजंस कई बार होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होगा या कुछ, या फिर बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और उसके जो अचीव्ड स्किल्स हैं, उसने पापा मम्मा बोलना शुरू कर दिया था, पानी दे दो बोलना शुरू कर दिया था, ये अचीव्ड स्किल्स में डिलेज आना शुरू करते हैं, रिग्रेशन आना शुरू करते हैं, तब पेरेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि हमें किसी प्रोफेशनल से मिलना है। अब जरूरी नहीं, अब पेरेंट्स को ये दिख रहा है कि मेरे बच्चे का स्पीच में रिग्रेशन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट से ही मिलना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट से मिले, बट साथ में उनको बाकी जो प्रोफेशनल्स है उनसे भी मिलना चाहिए, और वो प्रोफेशनल्स होंगे सबसे पहले डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। इन चारों से मिलकर डेवलपमेंटल असेसमेंट कराना बहुत जरूरी है, Okay. बिकॉज कई बार जो बच्चे का रिग्रेशन हुआ है वो सिर्फ स्पीच का नहीं हुआ, उसमें हो सकता है उनका सोशल कम्युनिकेशन भी हैम्पर हुआ हो। पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि वो सारे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल से मिले, गूगल ना करे, सबसे पहले पैनिक में ना जाए, बिल्कुल। और थेरेपिस्ट के साथ मिलके एक रोड मैप तैयार करें कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, और कैसे मेरे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, और इन लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या अचीव करने का ट्राई कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इंटरवेंशन कहाँ होता है? ओके, एक हो गया स्पीच थेरेपी, जब बच्चे को सिर्फ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, उसका आई कांटेक्ट नॉर्मल है, वो सोशल स्माइल दे रहा है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस को सुन रहा है, समझ रहा है, बट वर्बली नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे तुम लोग स्पीच थेरेपी के साथ जाएंगे। बट अगर बच्चे में सेंसरी रेगुलेशन का प्रॉब्लम है, वो एक जगह बहुत देर तक बैठ नहीं पा रहा है, अगर वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, वो नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर उसका अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट है, उसको गेम्स खेलने नहीं आ रहे, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आपको ओटी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके। कई बार ऐसा होता है कि 3 साल का बच्चा आया, पेरेंट का मेन कंसर्न ये होता है कि सर स्पीच नहीं आई है, हमें स्पीच थेरेपी कराना है। जब हम लोग बच्चे को असेस करते हैं तो ये समझ में आता है, ना तो ये आई कांटेक्ट दे रहा है, हाँ। ना नेम रिस्पॉन्स है, ना ये बैठ रहा है, टोस के ऊपर वॉक कर रहा है, हैंड फ्लैप है, साइड गेजिंग भी है, और मैंने जब इनको ओटी रूम में अपने छोड़ा है बच्चे को, तो इसने कोई भी टॉय नहीं उठाया, वो सिर्फ इधर से उधर घूमे जा रहा है। हाँ। तो तब हम लोग पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि अभी स्पीच कराएंगे, लेकिन साथ में ओटी भी होगा। दोनों बस थेरेपीज एक साथ दोनों दिए। थेरेपीज हो सकता है एक साथ स्टार्ट हो जाए, हो सकता है मैं पहले ओटी स्टार्ट करें और फाउंडेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, ग्रेजुअली 3 महीने 4 महीने के बाद हम लोग स्पीच थेरेपी स्टार्ट करेंगे। ओके। कई बार एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, कई बार आगे पीछे स्टार्ट होते हैं। अब ये हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, क्योंकि उनका मेन कंसर्न है कि बच्चा बोल जाए, बट ये जो बेसिक फाउंडेशन स्किल्स हैं ये वो मिस कर देता है। सो ये पेरेंट्स को समझा के देन फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ओटी स्टार्ट करें या स्पीच थेरेपी स्टार्ट करें, या दोनों एक साथ स्टार्ट करें, डिपेंड बच्चे की करंट फंक्शनिंग क्या है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और आज की डेट में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली का बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? सो देखिए, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है, बिकॉज दोनों फादर मदर वर्किंग है, तो जैसे मैंने आपके बोला रियल फेस इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग। अब रियल फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो बच्चों के लिए या तो हाउस हेल्प रख लिया है, एक नैनी रख लिया जो उनको टेक केयर कर रही है, अब वो कितना कर रही है ये नहीं पता होता, तो अल्टीमेटली कई बार बच्चे स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, नैनीज अपना कुछ और काम कर रहे हैं और बच्चों को उन्होंने फ़ोन दे लिया, तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल फैमिलीज का जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहा है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्क्रीन टाइम वाली, तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया, डिलेज हो सकता है शुरू हो जाए, अगर बच्चे का नर्वस सिस्टम वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए, और जॉब का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम बच्चे को उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे जितना उनको चाहिए। तो मैं अगर मान लूँ कि मैं ही अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, या हम लोगों को अपने पापा मम्मी ने बहुत पढ़ाया, मैं बहुत अच्छे, या मैं आपके ऊपर एग्जांपल लेके जाते हैं, आप बहुत अच्छे मूड में बैठे हैं, आपका पढ़ने का ही मन है, बट आप अपने पापा आपके पढ़ा रहे हैं, और पापा किसी चीज़ को लेके चिड़े हुए,
जैसे ही वो चिढ़े, आप पढ़ने बैठे, थोड़ी देर के बाद आप चिढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यार इतना गुस्सा करके बैठे हुए, इतना अच्छा मूड था वो खराब कर दिया, पढ़ने का मन था वो पढ़ने का मन नहीं हुआ। तो जहाँ पेरेंट सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है और बच्चे के साथ है, तो बच्चा भी सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज ट्रांसफर करती है। तो कहीं ना कहीं या जॉब का स्ट्रेस भी थेरेपीज को अफेक्ट करता है। तो पेरेंट्स को हम लोग, इवन पेरेंट्स को, अपने थेरेपिस्ट को मैं ये बोलता हूँ कि अगर थेरेपी सेशंस लेते लेते आपको लगे कि आपसे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे को छोड़ दीजिए, आप जाइए रिलैक्स करिए अपना बच्चा, थोड़ी देर के लिए उसको भी छोड़ दीजिए, जाइए पानी पीजिए, रेस्ट करिए 2 मिनट, अपने आप को रेगुलेट करिए और फिर सेशन स्टार्ट करिए। और सेम चीज हम लोग पेरेंट्स को भी कहते हैं कि अगर आप एजिटेटेड है, एंजाइटी है, स्ट्रेस्ड है, गुस्से में है, तो उस टाइम बच्चे के साथ अवॉइड करिए, बिकॉज अगर आप रेगुलेटेड नहीं है तो बच्चा भी रेगुलेटेड नहीं होगा। और जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब थेरेपी सेशंस करते हैं, तो उसमें बच्चों को एक पेरेंट्स के होम प्लान मिलता है जो उनको घर पे एग्जीक्यूट करना होता है, और तो पेरेंट्स को भी समझा जाता है ये होम प्लान तब रेगुलेट करे जब आप रेगुलेटेड हो। बिल्कुल, अगर आप रेगुलेटेड नहीं है तो होम प्लान उस टाइम पे मत करो। आपका कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चों में जो न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं तो वो थोड़ा सा पुअरली रिस्पॉन्ड करते होंगे, जो कंबाइंड फैमिली से आते हैं जहाँ पे सब लोग संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी, मेरे ख्याल से वो आपकी थेरेपी को बेटर रिस्पॉन्ड करते होंगे। मैं पुअरली रिस्पॉन्ड तो नहीं बोलूंगा, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए, बच्चा थेरेपिस्ट के लिए हमारे पास आता है, 45 मिनट्स की ओटी होगी, 45 मिनट्स की स्पीच होगी, अगले 23 आवर्स अपने पेरेंट्स के साथ में है या घर पे है। तो इस टाइम पे अगर उनको वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं मिला तो बच्चे की डेवलपमेंट हैम्पर होती है। एज अ थेरेपिस्ट हम काम कर रहे हैं, बट एज अ पेरेंट उनका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जो हम लोग उनको घर के लिए प्रिकॉशंस बता रहे हैं, जो होम प्लान बता रहे हैं, जो प्ले करने का तरीका बता रहे हैं, खेलने का तरीका बताया जा रहा है, बच्चे से बात करने का तरीका बताया जा रहा है, उसको कंसिस्टेंटली उनको करना होता है घर पे टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और पेरेंट्स का बराबर रोल होता है। पेरेंट्स का हमसे ज़्यादा रोल होता है, मतलब पेरेंट्स का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, और पेरेंट का रोल थेरेपिस्ट से ज़्यादा होता है, बिकॉज हमारे पास बच्चा सिर्फ 1 घंटे के लिए आया है, बाकी काम पेरेंट्स को करना। मैं मान लेता हूँ मैंने बच्चे का आई कांटेक्ट लेके आ गया, लेकिन पेरेंट्स को ये ट्रेंड नहीं किया कि आपको आई कांटेक्ट लेना कैसे है, तो घर पे तो आई कांटेक्ट लिया नहीं जा रहा। अब जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं तो बच्चा आई कांटेक्ट बहुत स्लो सीखेगा। अगर यही चीज डेली पूरे दिन घर पे प्रैक्टिस हो रही है कि मैं जब भी अपने बच्चे से बात करूं, मैं उसके लेवल पे जाके बात करूंगा, मैं झुक करके उससे बात करूंगा, तो अपने बच्चे से अगर उनको ऑटिज्म है और आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, मैं ऐसे खड़े होके बात नहीं करूंगा, मैं उनके लेवल पे जा करके उनसे बात करूंगा। मैं उनसे ये नहीं बोलूंगा कि आधी इधर आओ, एकदम से फुल सेंटेंसेस नहीं बोलूंगा, मैं स्लो और क्लियर सेंटेंसेस बोलूंगा। आधी बच्चे ने देखा, देन आई विल से कि आ जाओ। तो कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स को सिखाया जाता है और कंसिस्टेंटली उनको वो घर पे करना होता है, तभी हम लोग बच्चों में चेंजेस एकदम। अच्छा, ये बताइए, जैसे ही पता चलता है कि बच्चे में डिलेड माइलस्टोन्स हैं और तुरंत इंटरवीन किया जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है, तो क्या रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं? बहुत फास्ट आते हैं। अगर हम लोग बात कर ले अर्ली इंटरवेंशन थेरेपीज की, तो अर्ली इंटरवेंशन थेरेपीज होगा जब बच्चे का जितना जल्दी थेरेपीज स्टार्ट हो जाए। अगर हम लोग जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं और वहां पे बच्चे का जो ब्रेन की कैपेसिटी है बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी वो बहुत अच्छी होती है, तो 0 to 5 to 6 ईयर्स हम लोग कहते हैं ब्रेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है थेरेपीज में। तो यहाँ पे जितनी इंटेंसिव थेरेपीज हो, बच्चा उतना जल्दी चांसेस होते हैं कि हम लोग ऑटिज्म से बिल्कुल माइल्ड लेवल पे आकर के कुछ जाए, या माइल्ड है तो हो सकता है ऑटिज्म से बाहर भी आ जाए, हम लोग सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज पे आकर के अटक जाए। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं हम लोगों के पास जहां बच्चा 23 मंथ 18 to 23 मंथ्स के बीच में आया है माइल्ड ऑटिज्म का डायग्नोसिस लेकर के, बट अभी उनको सिर्फ एक प्रॉब्लम रह गया, सोशल कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। दे आर आउट ऑफ ऑटिज्म बट सोशल कम्युनिकेशन के स्टिल थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स बचे हुए। बट काफ़ी बच्चे अगर अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं तो नो डाउट बच्चों बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई आप एक मेमोरेबल केस जो आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? बहुत सारे। रिसेंटली की बात करता हूँ,
ये पेरेंट का फीडबैक है जो हमारे गूगल बिजनेस का जो पेज है उस पे भी आपको मिल जाएगा। वो जो बच्चा है वो आगरा से शिफ्ट हुए, उनको मेरा रेफरेंस कहीं से मिला। वो आगरा से सिर्फ थेरेपीज के लिए हम लोगों के पास शिफ्ट हुए। 3 साल हो गए उस बच्चे को हमारे पास थेरेपीज करते हुए। नाउ ही इज 6, फर्स्ट क्लास में है। जब हमने 3 साल पहले उस बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करी थी तो वो बच्चा 1 सेकंड के लिए कहीं बैठता नहीं था। ना बैठता था, ना आई कॉन्टैक्ट थे, ना नेम रिस्पॉन्स था। कोई भी सोशल माइलस्टोन्स नहीं था उस बच्चे के। वहाँ से हमने थेरेपी स्टार्ट करी। नो डाउट पेरेंट का बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली उनके फादर का, जो डेली उस बच्चे को लेके आते थे कंसिस्टेंटली, नो ब्रेक। ओके। पहले 2 साल उस बच्चे के कोई ब्रेक नहीं हुए थे। तो इतने कंसिस्टेंटली उसकी थेरेपीज हो रही थी। घर पे जो हम लोग बोलते थे वो होता था। करंट वो बच्चा नोएडा के एक स्कूल में जा रहा है। ही इज इनटू फर्स्ट ग्रेड। इस साल का स्कूल का कहना ये है कि हम लोग उनको जो रिसोर्स रूम है, जो स्पेशल सेक्शन है उस बच्चे का, वहाँ से निकाल के हम लोग उसको मेन स्ट्रीम में डाल देंगे विदाउट एनी शैडो टीचर। तो जो बच्चा 1 सेकंड नहीं बैठ रहा था वो अब स्कूल अटेंड कर रहा है अबाउट 6 आवर्स का, विदाउट शैडो टीचर, विदाउट सपोर्ट। कोई एक ऐसा केस जहाँ पे पेरेंट्स ने बिल्कुल होप छोड़ दी हो और उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिले हों? एक बच्ची थी, वो मेरे पास आई थी व्हेन शी वाज 13 मंथ्स ओल्ड। और ऑटिज्म नहीं था, उनको डाउन सिंड्रोम है। ओके, तो डाउन सिंड्रोम में एक अलग प्रॉब्लम हो गई, ऑटिज्म में एक अलग प्रॉब्लम हो गई। तो दैट गर्ल चाइल्ड वाज हैविंग डाउन सिंड्रोम और मेरे को उन्होंने ज्वाइन किया था 13 मंथ का। और उस 13 मंथ पे वो सिर्फ रोल करना उनको आया था। हाँ। उसके बाद के जो माइलस्टोन थे, 13 मंथ का बच्चा वॉकिंग कर लेता और वो भी सिर्फ बेड पे रोल करना सीखे थे। तो घोड़ा बन के चलना, चीज़ों को पकड़ के चलना, ये सब मिसिंग थे। हमने वहाँ से थेरेपी स्टार्ट करी एंड नाउ दैट चाइल्ड इज ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज। जहाँ पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ ये बोला था पहले दिन कि सर ये चल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनको डाउन सिंड्रोम उन्होंने भी गूगल किया था। और जब आप गूगल किया तो बहुत चीज़ें उन्होंने गूगल ने बताया। तो पेरेंट्स का सिर्फ ये था कि सर ये चल जाए हमारे लिए बहुत है। आज वो बच्ची शी इज इनटू 3rd ग्रेड, नोएडा के एक स्कूल में जा रही है। वो डांसर है, उनके स्टेज शोज होते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेज शोज हो रहे हैं उनके। तो ये वो बच्चे थे जिनका पेरेंट्स ने कहा था कि चल जाए, और आज वो उस बच्चे को तैयार कर रहे हैं डांसिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए। मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और आप मरीज ठीक करते हैं तो जितनी खुशी पेरेंट्स को होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी डॉक्टर्स को होती है। राइट, और ये हर केस में होता है। मेरे ख्याल से आपके केस में भी होता हर होगा। केस में। बहुत छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा आपके। मेरे लिए ये शर्ट पहनना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। हम लोगों के पास एक बच्चा था, अभी तो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। उसका ही वो 7 ईयर्स ओल्ड और हम लोग एडीएल ट्रेनिंग पे काम कर रहे थे। एडीएल इज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हम अपने सेल्फ केयर के काम करते हैं। हमें 3 महीने लगे उस बच्चे को शर्ट पहन के बटन सिखाने में। और बच्चे का जो बॉडी बिल्ड था वो मेरे साइज का था, तो मेरी ही शर्ट वो पहनता था। और इवन मेरी भी ओवर साइज होती थी थोड़ी सी शर्ट। जब पहले दिन उस बच्चे ने अपनी शर्ट खुद से पूरी पहनी और हमने वो वीडियो रिकॉर्ड करी और मदर को दिखाया कि मैम आज इसने खुद से ये शर्ट पहनी, और बच्चा मेरी ही शर्ट में था। मदर ने हमें वो शर्ट नहीं उतारने दी। वो बच्चा मेरी ही बिना धुली हुई शर्ट पहन के घर गया। घर पे जाके पेरेंट ने पूरे खानदान में वीडियो कॉल करके दिखाई कि आज इसने पहली बार शर्ट खुद से पहनी है। तो और ये बहुत छोटा सा, हमारे आपके लिए शर्ट पहनना बहुत छोटी सी चीज है, और पेरेंट के लिए वो इतनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात कि उन्होंने पूरे खानदान में अपने वीडियो कॉल कर करके दिखाई। जैसे ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर्स डायग्नोज होते हैं तो फर्स्ट फ्यू डेज में, जैसे फर्स्ट 30 डेज में पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? अगर हम लोग जब पेरेंट्स को ऑटिज्म का डायग्नोसिस मिलता है, पहली बात तो ऑटिज्म फैमिलीज में बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो फैमिली में कहीं हिस्ट्री होती ही नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए वो एक सेटबैक होता है, एक कह सकते हैं हम लोग अर्थक्वेक की तरह है कि मेरे बच्चे को ये क्यों हो गया। अब वहां पे वो गूगल करना शुरू करते हैं। गूगल बच्चे की प्रोफाइल तो बता नहीं रहा, वो ऑटिज्म की प्रोफाइल बता रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम ये लिखा होगा कि बच्चा कैन बी मोर डिपेंडेंट टू देयर पेरेंट्स। तो वहां पे पेरेंट्स को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना चाहिए। हाँ। इमोशनली स्टेबल से मेरा मतलब ये हो गया अपने आप को रेगुलेट करें, काम डाउन करें।
और ये सोचना बंद करें कि ऑटिज्म उनकी वजह से हो गया, बिकॉज पेरेंटिंग से ऑटिज्म नहीं होता। ये फैक्ट है कि पेरेंटिंग से ऑटिज्म नहीं हो रहा है। ऑटिज्म ब्रेन की सिर्फ एक अलग तरीके की वायरिंग है जिस पे अगर काम करें तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला, अपने आप को काम डाउन करें। दूसरा, जल्दी से जल्दी थेरेपीज स्टार्ट करें। जितना जल्दी थेरेपी स्टार्ट होगी बच्चा उतना जल्दी प्रोग्रेस करेगा और हो सकता है ऑटिज्म से भी बाहर आ जाए। तीसरा जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो ये अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज करें। घर के एनवायरनमेंट से मेरा मतलब हो गया सबसे पहले स्क्रीन टाइम, उसके बाद बच्चे के साथ सेल्फ प्ले बढ़ाएं। जितना रियल इंटरेक्शन रखेंगे बच्चा उतना ऑटिज्म से बाहर आने के चांसेस बढ़। चौथा, इन सब के साथ में वो थेरेपिस्ट के साथ बैठ के ये रोड मैप तैयार करें कि हम आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें डाउन द लाइन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। और इन सब में एक चीज जो पेरेंट्स को करना चाहिए, थेरेपीज कंसिस्टेंटली रखनी चाहिए। अगर वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है तो वहां पे थेरेपी सेंटर ना चेंज करें। कई बार पेरेंट्स करते 3 महीने यहाँ कराया, 3 महीने कहीं और कराया, तो ये बच्चे की डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। हर एक की अप्रोच भी अलग होती है। हर एक की अप्रोच भी अलग होती है। तो अगर आपका बच्चा डेवलप कर रहा है, हर बच्चे की डेवलपमेंट की स्पीड स्लो हो सकती है। हो सकता है जब आप थेरेपी सेंटर में जा रहे हो कोई बच्चा फास्ट डेवलप कर रहा है, आपका बच्चा स्लो कर रहा है, बट ये ऐसा नहीं उसमें थेरेपिस्ट बेकार है। ये भी होता है कि बच्चे का पेस थोड़ा स्लो है, उनके सेंसरी इश्यूज हो सकता है थोड़े ज्यादा हो, तो थेरेपिस्ट के इंडिविजुअल डिसीजंस भी तो होते हैं, कई बार होते हैं। यस राइट। तो हमें ये देखना होगा कि थेरेपिस्ट का मेरे बच्चे को लेकर के लॉन्ग टर्म विजन क्या है। तो अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है जो 2 साल का है, तो हम लोग पहले कह रहे हैं कि मैं सेंसरी प्रोफाइलिंग को सबसे पहले इंटरवीन करूंगा, देन मैं प्ले डेवलपमेंट करूंगा, फिर फाइन पे जाएंगे, फिर ग्रॉस पे जाएंगे, फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। कब बच्चे का स्पीच स्टार्ट होगा तो ये सब थेरेपिस्ट के साथ बैठ के उन्हें डिसाइड करना होगा। और इसके बाद बच्चे के साथ जितना ज्यादा टाइम बिता सकें वो उनको प्लान करना होगा। जैसे गवर्नमेंट अब इस तरीके के बच्चों को दिव्यांग जन बोलने लगी है, मेरे ख्याल से रिसेंट पास्ट में सोसाइटी का भी जो एक एटीट्यूड है इस तरीके के बच्चों के साथ बड़ा पॉजिटिव हुआ है। क्या लगता है आपको? दिव्यांगजन जो गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है कि फोकस जो है वो डिसेबिलिटी पे ना हो, बच्चे की स्ट्रेंथ के ऊपर हो। ये था गवर्नमेंट का फोकस। बट अगर मैं ये बोलूं कि वो सोसाइटी में इंक्लूड हो रहे हैं तो ये पार्शली हाँ भी है और पार्शली नो भी है। अगर हम लोग रिसेंट की है, आपको एक बात बता रहा हूँ, आई थिंक न्यूज में शायद आपने भी देखी होगी, गुड़गांव का केस है जिसमें एक ऑटिस्टिक बच्चे को पार्क के अंदर नहीं जाने दिया था। तो जो इंक्लूजन हो रहा है वो पॉलिसी लेवल पे तो हो रहा है, बट ग्राउंड लेवल पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी स्कूल्स में इंक्लूजन हो रहा है, स्कूल्स आर ओपन कि वो न्यूरो डाइवर्स बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्कूल का भी अभी भी वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स की कमी है, ट्रेन स्टाफ की कमी है, जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग कि इन बच्चों को कैसे हैंडल करें बहुत सारे स्कूल्स नहीं करते। हाँ, तो इस तरीके के बच्चे फिर उन नॉर्मल बच्चों के साथ पेस पे नहीं आ पाते। पेस पे नहीं आता। मेरे ख्याल से अगर जो सेलिब्रिटीज के इस तरीके के बच्चे हैं, अगर वो अपने बच्चों को सोसाइटी में आगे लाते हैं और एडवोकेसी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके के जो चैलेंज्ड बच्चे हैं उनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है? एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हाँ। बिकॉज मेरा बोलना एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई फिल्म स्टार ये बोले, कोई फेमस पर्सनालिटी अपने बारे में बात करे, जैसे कैलाश खेर साहब ने बात करी थी अपने बच्चे के लिए, या हम लोग अभिषेक बच्चन के बारे में अगर पढ़े तो उनको लर्निंग डिफिकल्टीज थी, उनको डिसलेक्सिया था, तो जब वो बात करते हैं और वो मीडिया पर्सनालिटी है, जब वो लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो वो हाईलाइट में आता है। तारे जमीन पर मूवी बनी, तारे जमीन पे डिसलेक्सिया दिखाया गया, तो डिसलेक्सिया के इस मूवी के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जिन बच्चों को हम लोग कहते थे कि पढ़ने लिखने में दिक्कत है या ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, इनका टीचर्स को भी समझ में आया, पेरेंट्स को भी समझ में आया। तो वहाँ पे पेरेंट्स ने असेसमेंट कराने बहुत स्टार्ट करे। उस टाइम पे लर्निंग डिफिकल्टीज़ के बहुत बच्चे हम लोगों के पास आने शुरू करे, जिनको रीडिंग डिफिकल्टी है, राइटिंग डिफिकल्टीज़ है, या उनको कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो अवेयरनेस बढ़ी। सितारे ज़मीन पर आई तो सबको ये समझ में आया कि ऑटिज्म क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये बच्चे कुछ कर सकते रहे,
ये भी तो अगर फेमस पर्सनालिटी बोल रहे हैं तो नो डाउट अवेयरनेस बढ़नी शुरू होती है, बट बात हो जाती है सोसाइटी में इंक्लूजन, वो हमें आपको अपना माइंडसेट भी कहीं ना कहीं चेंज करना है। मूवी तो देख के आ गए हाँ, बट थॉट प्रोसेस अभी भी वही है, तो उस मूवी को देख के हमने सीखा कुछ अभी नहीं है। इस तरीके के जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे इंडिया में हैं, तो अपना देश इनके लिए कितना तैयार है अभी? काफी हद तक तैयार नहीं है। अच्छा। अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, स्कूल सिस्टम में जैसे मैंने बोला शैडो टीचर्स उतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर है भी काफ़ी सारे स्कूल्स में है, लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं कि शैडो टीचर कम हो गए, तो वहाँ पे जो बच्चे का हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान आईईपी, वो कंसिस्टेंट नहीं है, और जब ये कंसिस्टेंट नहीं है तो उनका एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उनको नहीं मिल रहा है। कुरिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर सोसाइटी की बात करूँ, हमारे यहाँ पे सेंसरी स्पेस नहीं है, सेंसोरियल पार्क बोल के बहुत कम है। स्कूल्स की अगर बात करें कि हम लोग कई बार स्कूल को बोलते हैं ये बच्चा हाइपर एक्टिव है, मुझे क्लास में कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए, मुझे इनका हो सकता है जो टेबल डेस्क है, टेबल चेयर पर जहाँ बैठ रहे हैं उसको मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूंगा, बट स्कूल से परमिशन नहीं आती है। तो इंक्लूजन बोलने को हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी वही है। हाँ, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे से हम एंटरटेन करते हैं, तो स्कूल्स में इंक्लूजन हो रहा है, अच्छा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। हम लोग आई थिंक हर 3 से 6 महीने में मैं खुद स्कूल्स में जा करके टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बच्चों के एक्सेप्टेंस के ऊपर बहुत अच्छे से काम हो रहा है, पेरेंट्स की एक्सेप्टेशंस हो रही है, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है और मुझे इंटरवेंशन करवाना है। सोसाइटी में भी एक्सेप्टेंस हो रहा है, जिनको एटलीस्ट पता है ऑटिज्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं इंक्लूजन हो रहा है, बट उस लेवल पे अभी भी नहीं हुआ है जो हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए। आपको लगता है कि अगर इंडिया में ये सारी फैसिलिटी हो, तो जैसे आपने नाम लिया था टेम्पल ग्रैंडन का, तो यहाँ से भी कुछ बच्चे टेम्पल ग्रैंडन की तरह निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, बट उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, मैं बच्चे के इनिशियल 1 से 2 साल सिर्फ या तो थेरेपिस्ट ढूंढने में निकाल दे रहा हूँ, या फिर ये सोच के निकाल दे रहा हूँ कि अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही था बचपन में, कई बार मैंने पेरेंट्स से सुना है कि सर मैं भी लेट बोला था, मेरे भी सोशल इश्यूज थे, मैं जल्दी किसी से बात नहीं करता था। तो कई बार पेरेंट्स सिर्फ इन्हीं वजह से भी बच्चे का इंटरवेंशन डिले करते हैं, और जहाँ इंटरवेंशन डिले हुआ, अर्ली इंटरवेंशन डिले हुआ, हमारे लिए विंडो बहुत छोटी है, 0 से 5 साल, एज अर्ली एज पॉसिबल से लेके 5 से 6 साल की एक विंडो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की, जहाँ पे ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है। अगर यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो नो डाउट मिरेकल्स होते हैं। तो जैसे मैंने बोला, हो सकता है अभी कोई एक बच्चा बैठा अपनी क्लास के अंदर व्हील्स खेल रहा हो, तो वो बन सकता है आइंस्टाइन या टेम्पल ग्रैंडन, बट अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में पेरेंट्स का जो माइंडसेट है, इस तरीके के बच्चों के लिए चेंज हुआ है? उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है? बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मैं अगर सिर्फ स्पेशल नीड्स बच्चों के पेरेंट्स की बात करूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया था 2009 में, उस टाइम पे एक्सेप्टेंस बहुत कम थी, अवेयरनेस बहुत कम थी, या तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था कि बच्चे को ऑटिज्म है या ऐसी कोई डेवलपमेंटल डिलेज है, और पता भी होता तो उनको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी की मैं अगर बात करूँ 2026 की, तो पेरेंट्स अवेयर है कि ऑटिज्म क्या होता है, पेरेंट्स को ये भी पता है कि हमें इंटरवेंशन या थेरेपिस्ट करवानी ही करवानी है, कोई और ऑप्शन है नहीं, चाहे हम मेडिकेशन भी करेंगे तो भी हमें थेरेपिस्ट करानी है। तो एक पूरा माइंड शिफ्ट हुआ है पेरेंट्स का, वो खुद थेरेपीज में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, रीड करते हैं। कई बार तो पेरेंट्स इतना रीड कर लेते हैं कि हमें ही बोलना पड़ता है कि ओवर हो रहा है, अभी उतना ही पढ़े जितना आपके बच्चे को जरूरत है। अगर आप ओवर कॉन्शियस होंगे तो भी वो आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पेरेंट्स कॉन्शियस हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, बच्चे के साथ टाइम बिता रहे हैं, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि स्क्रीन दे दिया था बट अब धीरे धीरे उसको कम कर रहे हैं, 0 नहीं भी कर पाते बट जितना कम करते हैं कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक शिफ्ट हुआ है पेरेंट्स की थिंकिंग में 90s से या 2000 से, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, से 2026 तक। जो गिफ्टेड माइंड्स हैं, उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? पहला विजन मेरा है कि पेरेंट्स का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाना, जिसमें पेरेंट्स का एम्पावर किया जाए, पेरेंट्स को ट्रेंड किया जाए कि रेदर देन थेरेपीज आप घर पे कैसे अपने बच्चे के साथ टाइम बिताएं, कैसे खेले, कैसे बात करें, कैसे उनको
अपने साथ इन्वॉल्व करें। बिकॉज़ पेरेंट्स को ये लगता है कि थेरेपिस्ट ने एक होम प्लान दे दिया, हमने एक 10 एक्टिविटीज़ उनको लिख के दे दी कि आप मिट्टी के साथ खेलिए, आप बच्चे से गमले में पानी डलवाइए, आप शेविंग फोम के साथ खेलिए, इनको झूला झुलाइए, जिम बॉल के ऊपर बाउंसिंग कराइए, यही थेरेपीज़ है। ये सिर्फ एक्टिविटीज़ है। लेकिन अगर हम लोग पेरेंट्स को ये सिखा पाएँ कि पूरे दिन आपको बच्चे को कैसे एंगेज करना है बिना काम के। लाइक वो आपके साथ बैठा है, आप किचन में काम कर रहे हैं, अपने साथ एंगेज कर लीजिए, आप लॉन्ड्री वर्क कर रहे हैं, वहाँ एंगेज कर लिए। तो पेरेंट्स के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार करना जहाँ पे हम लोग उनको बच्चे को समझें, समझना सिखाएँ, साथ में ये कि बच्चे से कैसे आउटपुट निकालें, वो पहला तो ये हो गया हम लोगों का। दूसरा, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना जहाँ पे जो बच्चे थेरेपीज़ के लिए हमारे पास नहीं आ सकते, उनको हम लोग या तो ऑनलाइन मॉडल में जाएँ या एक हाइब्रिड मॉडल में जाएँ। दूसरा ये हो गया। तीसरा, गिफ्टेड माइंड्स को इस तरीके से फ्लोरिश करना कि वो अर्ली इंटरवेंशन से लेके वोकेशनल ट्रेनिंग तक और उनकी जॉब प्लेसमेंट तक पूरा एक तैयार करके आगे जाना है। लास्ट में आप पेरेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरा पेरेंट्स को यही रहेगा कि जितना हो सके बच्चे को फ़ोन से दूर रखिए, अपने साथ इंटरेक्शन कराइए, फ्लोर टाइम करिए, ज़मीन पे खेलिए, मिट्टी में लौटिए, गंदा होने से मत बचाइए। जितना गंदा होगा उतना निखरेगा। बातें करिए, गेम खेलिए, बाहर लेके जाइए, जहाँ हो सकता है लेके जाइए। किसी भी चीज़ से बचाइए मत। एज़ अ पेरेंट जेंटल पेरेंटिंग में ये हो गया है कि हम लोग बच्चों को कहीं न कहीं चीज़ों से बचा रहे हैं। मैं अगर अपनी सोसाइटी की बालकनी में खड़ा हो जाऊँ, 10 में से 9 बच्चे अपना स्कूल बैग पेरेंट्स के हाथ में देके रखते हैं और वो खाली चल रहे हैं। तो बच्चों को उनका काम करने दीजिए, खेलने दीजिए। खेलना ही एक वो चीज़ है जिससे बच्चा डेवलप करेगा और जितना वो खेलेगा उतना ही वो डेवलप करेगा। किसी का अगर ऐसा बच्चा है तो आपको कहाँ संपर्क किया जा सकता है? फ़ोन नंबर्स हैं, गूगल पे आप करें गिफ्टेड माइंड्स मिनाश, हम लोगों का जो थेरेपी सेंटर है उसका नाम है। सो वी आर बेसिकली जैसे मैंने बताया लोकेटेड है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, बट ऑनलाइन हम लोग ऑल इंडिया कर रहे हैं। वेरी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपने शेयर की जो पेरेंट्स को पता नहीं होती हैं। मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट सुनने के बाद वो टाइमली एक्शन लेंगे होप सो। और जितना जल्दी एक्शन लिया जाता है बच्चों के केस में, मेरे ख्याल से उनका आउटकम उतना ही अच्छा होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।